जोहार दोस्तों। डीएसपी का पाठशाला का वॉल्यूम नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं। तो दोस्तों आज झारखंड योद्धा हिस्ट्री का बहुत अच्छे से मैंने सोल्यूशन किया है, उसको आप जाके ज़रूर देखें। उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो पहली बार मैं भी देखा हूं और आप भी देखेंगे, तो आप ज़रूर देखें क्लास को, उससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे। और वो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊँगा, उसका मैं PDF टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। तो आप देखेंगे और अच्छे से उसको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपके डीएसपी पाठशाला वॉल्यूम 2 का देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए एनआईटी जमशेदपुर जो है दोस्तों, एनआईटी जमशेदपुर जो है ये पहला कॉलेज हो जाएंगे जो हिंदी में पढ़ाएंगे। और इसका स्थापना आपसे पूछ लेंगे, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे कम गेंद में दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वो है हमारे झारखंड के, वो हमारे झारखंड के कौन है दोस्तों, आप जानेंगे। ये है ईशान किशन। आपको पता होना चाहिए ईशान किशन जो है सबसे कम गेंद में दोहरा शतक लगाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। आप आपसे पूछ सकते हैं कि 10 दिसंबर 2022 को ये मैच खेले गए थे और दोहरा शतक 126 गेंदों में लगा दिया था दोस्तों। इससे पहले अगर पूछेंगे किसका ये रिकॉर्ड था तो क्रिस गेल का, वो 138 गेंदों में लगाए थे। किसका? 138 गेंदों में। तो आपको बताना है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप ये बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? कितने किया गया है दोस्तों? ये किया गया है आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 में पुरस्कृत की गए हैं। 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के राजकोट में दोस्तों आयोजित इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से झारखंड राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत दिए गए थे। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दलमा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? आपको पता होना चाहिए दलमा पहाड़ी जो है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में, यहाँ इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लेंगे दलमा अभयारण्य की 1976 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। दलमा की पहाड़ी जो है पूर्वी सिंहभूम में है और 1976 में दलमा अभयारण्य की स्थापना हुई थी। अगर आपसे समुद्र तल से इसकी फीट की ऊंचाई बोल देगा दोस्तों, आप याद रखेंगे 3000 जो फीट है समुद्र की तल से इसकी ऊंचाई है। आपके पता होना चाहिए। और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मैं करवा दे रहा हूँ। दलमा पहाड़ी घने जंगलों और एक नदी है, कौन? स्वर्णरेखा नदी से घिरा हुआ है। कौन? स्वर्णरेखा नदी से घिरा हुआ है। और झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार वियांग यहीं स्थित है। दूसरा सबसे पक्षी विहार बोलेगा तो विहंग जो बोलेगा यहीं पे स्थित है, आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 दलमा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम में है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का कौन सा जिला समुद्र तट से निकटतम दूरी पर है? तो समुद्र तट से निकटतम दूरी पर आपको बताना है दोस्तों, कौन है? ये है आपके, क्या हो जाएंगे बताइए दोस्तों, क्या हो जाएंगे इसका? क्या है? झारखंड कौन सा जिला समुद्र तट से निकटतम दूरी पर है? तो ये आपके हो जाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम। क्या हो जाएंगे? पूर्वी सिंहभूम। झारखंड एक स्थलबद्ध राज्य है दोस्तों, आप जानते हैं, क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमा कहीं भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। स्थलरुद्ध उसको कहते हैं जो समुद्र की सीमा से स्पर्श नहीं करता हो, उसको रुद्ध कहते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम जिला समुद्र तट से स्वाति निकट पर है। अगर दूरी आपसे पूछ ले तो 90 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो समुद्र आप चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का शौक कहे जाने वाली दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये निकलती है चूल्हा पानी लोहरदगा से, ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी घाटी पठार चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है। ये
लोहरदगा जो चूल्हा पानी है वहीं से ये निकलती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये अगर आपसे लंबाई अगर पूछ लेंगे तो ये 290 किलोमीटर है झारखंड में। और अगर इसकी पूरी लंबाई अगर बोल दिया जाएगा तो आप कमेंट करेंगे कितने हैं, तो मेरे ख्याल से 592 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर है। इसका ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर है। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होना चाहिए किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोडरमा हजारीबाग और गिरिडीह भी अगर पूछ लेंगे तो ये अभ्रक के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और एल्युमिनियम के लिए आप बताएंगे कहाँ? वो जो मुरी है ना, वहाँ 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, वहाँ से एल्युमिना निकाला जाता है। एल्युमिनियम के लिए बहुत ज़्यादा ताप की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से हम इसको केरल भेजते हैं और वहाँ से हमें एल्युमिनियम की प्राप्त होती है। लेकिन झारखंड में एल्युमिना का पर्याप्त होते हैं, उसके लिए मुझे विद्युत उतने आवश्यकता होती है कि झारखंड एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो 9 नंबर देखिए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएंगे? क्या बोला गया? धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, उस नदी का नाम बताएंगे किस नदी पर स्थित है दोस्तों। ये नदी हो जाएंगे आपके दामोदर नदी, ये दामोदर नदी हो जाएंगे दोस्तों। सिंदरी उर्वरक संयंत्र दामोदर नदी पर है, आप जानते हैं। इसके अगर स्थापना पूछ लेंगे आपसे तो ये हुआ था प्रथम पंचवर्ष योजना। अगर पूछे तो प्रथम पंचवर्ष योजना। अगर डेट पूछे तो 1951 दोस्तों। ये धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान में है। अगर पूछ ले कि सिंदरी जो है उसके अंदर में कितने छोटे छोटे उद्योग हैं, तो आप मारेंगे उसके अंदर में 5 छोटे छोटे उद्योग हैं। नेक्स्ट देखिए, झारखंड भारत का समग्र खनिज संसाधन में लगभग कितना % हिस्सा है? तो आपको पता होना चाहिए 40% हो जाएंगे। मुगलकालीन किस शासक की आत्मकथा में झारखंड के लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन मिलता है? ये आपके जाएंगे जहांगीर के जो आत्मकथा है उस पर शंख नदी, क्योंकि जहांगीर के समय शंख नदी बहुत चर्चित में था, क्योंकि इससे पता उसको था कि इससे हीरे निकले जाते हैं। इसी वजह से जहांगीर ने क्या किया था, ग्वालियर के किला में दुर्जन शाह को कैद करके रखा था, और उसे वहाँ पे जब हीरे को तराशने के बाद आई, उसको अच्छे से जानने के बाद आई, तो उसको बोला कि आप ये बताएंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा 6,000 रुपये में। तो ये आप याद रखेंगे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 1585 में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए अकबर के समय में। इसके सेनापति मान सिंह थे अकबर के, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 30 जून 1855 में भोगनाडी में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया था? इसमें लिया गया था दोस्तों कि विदेशी का राज खत्म करना है, ये भी लिया गया था। दिकुओं को भगाना है। उस समय दिकू अंग्रेज लोग को कहा जाता था, और अभी प्रेजेंट टाइम में दिकू आप लोग को, हम लोग को कहा जाता है। जैसे ओबीसी हो गए, जनरल हो गए, इस सब को दिकू कहा जाता है। तो वही अभी तक ये चलता आ रहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या बोला इसमें? सतयुग का राज, न्याय और धर्म का अपना राज स्थापित करने का। ये भी आपके सही ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। निम्न में से किसे कोयला नगरी कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कोयला नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों। तो कोयला नगरी आपको पता होना चाहिए, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? आप तो ये जानते हैं, कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है, कोयला नगरी। और भारत का पिट्सबर्ग अगर आप पूछ ले, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टांगीनाथ धाम मंदिर, आपको पता होना चाहिए टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में है? तो इससे याद रखेंगे, टांग देंगे गुमला में। कहाँ देंगे? टांग देंगे गुमला में। तो ये हो जाएंगे आंसर गुमला। टांगीनाथ मंदिर गुमला में है, जो कि मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। अगर पहाड़ी आपसे पूछ ले तो मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। और इस मंदिर के आसपास एक अष्टकोण खंडित त्रिशूल अवस्थित है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान जो परशुराम थे ना, उसका फरसा गड़ा हुआ था इस मंदिर पर ही। ये मंदिर पशुपत संप्रदाय से संबंधित है। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में हुए युद्ध के सेनापति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो जयमंगल पांडे आपके क्या थे? जयमंगल पांडे थे। 1857 के विद्रोह में नीलांबर और पीतांबर का साथ किस जनजाति ने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये भोक्ता जो खरवार नेता जो नीलांबर पीतांबर थे, ये
हिलाकर रख दिए थे दोस्तों। देखते हैं इसे नेक्स्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि किस जनजाति ने साथ दिए थे, तो आपको क्या हो जाएंगे, चेरो जनजाति ने इसके साथ दिए थे। किस जनजाति ने, चेरो जनजाति ने। क्योंकि नीलांबर पीताम्बर जो थे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। नीलांबर पीताम्बर जो ये खेरवार नेता नीलांबर पीताम्बर ये खरवार जनजाति के थे। कभी एग्जाम में पूछे गए थे एक बार कि नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति से थे, तो ये खरवार जनजाति से थे। ये पलामू में 1857 के विद्रोह जो हुआ था, नीलांबर पीताम्बर इसमें ये किए थे, बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। वो अकेले हिला के रख दिए थे और उस समय डल्टन के द्वारा इसको गिरफ्तारी कर लिया गया था। और 28 मार्च 1859 में जो वहाँ एक आम का पेड़ था उस पर लटका के उसको फांसी दे गया था। अब ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा वो अंग्रेज था। तो आपको फांसी दे गया था कैप्टन डाल्टन, कैप्टन डाल्टन के द्वारा फांसी दिया गया था। इसी पर नाम पर डाल्टनगंज रखा गया दोस्तों, इसी के नाम पर डाल्टनगंज रखा गया था जो अभी की मेदिनीपुर है। नेक्स्ट देखिए, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, तो देवघर षड्यंत्र में टोटल 20 को गिरफ्तार किया गया था। आपसे कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों कि वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य ये कहाँ के क्रांतिकारी थे, तो देवघर के एक बहुत जाने माने क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जो थे वो देवघर के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। आप ये याद रखेंगे। और एक फैक्ट याद रखेंगे, 1927 में जो है मकान पर छापा मारा गया था। सबसे पहली बार 1927 में मकान पर छापा मारा गया था। यहाँ से बहुत सारे निकले थे, पिस्टल निकले थे, कारतूस निकले थे, ये सारे बरामद किए गए थे और इस केस में 20 आदमी को गिरफ्तार किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना में 1938 में किसानों की दशा सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में ये चलाया गया था आंदोलन, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी सहजानंद जो थे, स्वामी सहजानंद जो थे आपके वही आंदोलन चलाए गए थे 1938 में। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। किसानों को मतलब ये संथाल परगना में चलाए गए थे दोस्तों, किसानों को ये हुलिया चेंज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। कुटुक ग्रामर के लेखक कौन है, तो ये है फर्डिनेंड, फर्डिनेंड है, ना कि मान गोविंद है। ये कौन है, फर्डिनेंड है, फर्डिनेंड है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन नहीं है। तो ये जो है ना आपका मरुपथ, ये जो मरुपथ है, मरुपथ, निर्वास द्वीप एवं तूफान के रचनाकार, ये सारे लिखे हैं। मरुपथ, द्वीप, तूफान के रचनाकार सत्यनारायण शर्मा है। ये कौन है दोस्तों, आप याद रखेंगे, सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा थे दोस्तों। इस तरह ऑप्शन नंबर आपके बी जो है, आपके बी ऑप्शन नंबर जो वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, अनुषा एवं अनुष्का कर्मकार का संबंध किस खेल से है, अनुषा एवं अनुष्का कर्मकार का संबंध किस खेल से है, ये आपको पता होना, योग से संबंधित है दोस्तों। ये योग से हैं, किससे हैं, ये योग से हैं दोस्तों। तो अनुषा और अनुष्का कर्मकार योग से संबंधित है। ये जो है 2015 में बैंकॉक में एशियाई संपन्न जो हुए थे योग चैंपियनशिप, उसमें भारत टीम को 8 पदक दिलाए थे दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ये योग के संबंध में 2015 में बैंकॉक में जो हुए थे एशियन योग चैंपियनशिप में ये 8 पदक दिलाए थे। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो कौन है दोस्तों, निक्की प्रधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निक्की प्रधान जो है ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी हैं, निक्की प्रधान। 2016 में जो हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरी, इसी में इन्होंने भाग लिया था। और 31वां ओलंपिक खेल में भी भारत हॉकी टीम के सदस्य ये रही है। तो क्या 2016 में ये भाग लिया है जो रियो डी जेनेरी ब्राज़ील में हुआ था, और 31वें ओलंपिक खेल में भारत हॉकी टीम की ये की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसका क्या है, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार आयोजित किए जाते हैं, तो कौन सा त्यौहार, हल पुना आयोजित किए जाते हैं। कौन सा शिल्प झारखंड शिल्प कौशल का एक प्रमुख विशेषता है, तो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, एक पैटकार है, अरे कौन है, पैटकार चित्रकला है, हम लोग बोलते हैं पैटकर चित्रकला, और 6 मुखेटा, ये जो है शिल्प कौशल के एक प्रमुख विशेषता है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन,
क्या बोला है, कंघी कट पेंटिंग झारखंड निम्नलिखित में से जनजातियों किसकी एक अनूठी परंपरा है। कंघी कट जो बोलेंगे ये उरांव के है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंघी कट बोलेंगे तो ये उरांव के हैं। नेक्स्ट देखिए, टोकरी बनाने वाला एक छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्प और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं। तो समुदाय का नाम बताइए, समुदाय क्या नाम है। इसका नाम है दोस्तों तुरी। क्या नाम है इसका, तुरी। सेंद्रा बेसी क्या है, सेंद्रा बेंसी क्या है आपको बताना है। तो सेंद्रा बेंसी दोस्तों शिकार परिषद है। क्या है, शिकार परिषद है। निम्न में से कौन सा जनजाति शिल्पी जनजाति नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोरवा जो है ये शिल्पी जनजाति नहीं है। कोरवा जो है शिल्पी जनजाति अंतर्गत नहीं आती हैं। तो कौन कौन आते हैं दोस्तों, आप नोट करेंगे। महली आते हैं, करमाली आते हैं, लोहरा आते हैं, चिकबड़ैत आते हैं। ये सारे जनजातियाँ जो है ना ये आपके शिल्पी जनजाति में आते हैं, लेकिन कोरवा जो है ये शिल्पी जनजाति में नहीं आते हैं। सरायकेला राजघराने में झारखंड का कौन सा नृत्य पुष्प पल्लित क्या हुआ है। तो कौन सा है दोस्तों, ये है छऊ नृत्य। ये जो है छऊ नृत्य सरायकेला खरसवां, ये छऊ नृत्य सबसे पहले वहाँ से किए थे। सुरेंद्रनाथ शाही ने सबसे पहले छऊ नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। और यूरोप देश में ये 1938 में ये सबसे पहले किए थे। नेक्स्ट देखिए, कौन से झारखंड के एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही है। गवर्नर रही आदिवासी की, तो आपको पता होना चाहिए ये द्रौपदी मुर्मू जो है ये प्रेजेंट टाइम में अभी ये राष्ट्रपति हैं। और आपसे पूछ ले कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं ये, तो ये 15 नंबर की राष्ट्रपति है। और पहला आदिवासी महिला होंगे जो गवर्नर भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं दोस्तों। गवर्नर थी, अभी राष्ट्रपति हैं। और ये दूसरी महिला बन गई है भारत के राष्ट्रपति जो महिलाएं हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडल की संख्या कितनी थी। तो जब निर्माण हो रहे थे दोस्तों तो 33 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 33। क्या मैच है, इत्तिफाक इसको कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, आंसर हो जाएंगे 33 अनुमंडल थे। अभी प्रेजेंट टाइम में 45 अनुमंडल हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा अनुमंडल में आपके जिलों की संख्या है, तो आप ये याद रखेंगे। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आपके कितने ज़िले हैं आप बताएंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर में संथाल परगना आते हैं, उसमें कितने ज़िले हैं आप बताएंगे। झारखंड के कितने ज़िलों को सूखाडोन्मुख क्षेत्र घोषित करके DPAP के अंतर्गत जल साधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके आंसर हो जाएंगे आपके 12 यानी 12 हो जाएंगे दोस्तों। 12 जिले ऐसे हैं जो सूखाडोन्मुख क्षेत्र घोषित करके जल साधन कार्यक्रम चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के दर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो ये हो जाएंगे आपके रोशनी योजना। रोशनी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। आपके बताइए, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह योजना 15 अगस्त 2011 को ये सही है। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन, ये भी सही है। इस योजना में अब तक 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जा रहा है, ये भी आपके सही है। यानी कथन आपके सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी। आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएंगे 24 जनवरी 2019 को ये सबसे पहले स्टार्ट किया गए थे। 24 जनवरी 2019 को ये स्टार्ट किए गए थे, आप ये याद रखेंगे। कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथनों के बारे में बताना है। तो जो है ना दोस्तों, ढोल का निर्माण कटहल, आम, कम्हार की लकड़ियों से किया जाता है, ये आपके कथन सही हैं। संथाल परगना में नागाड़ा को ढमक के नाम से जाने जाते हैं, ये भी कथन सही है। नागाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुम्मदार खोल, ये भी सही है। लेकिन भुआंग खरवार जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये आपके गलत है दोस्तों। क्योंकि भुआंग जो भुआंग संथालों के प्रमुख जानते हैं, ना कि खरवारों को। ये हो जाएंगे संथाल जनजाति का, ये है संथाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। तो जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व दोस्तों ये सरहुल होते हैं। सरहुल को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है और जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। यहाँ से मैं 2-3 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, उसे नोट करेंगे। सहरुल को उराम में क्या कहते हैं, खद्दी कहते हैं दोस्तों। और संथाल में से बा परब कहते हैं। कौन सा परब बोलते हैं, बा परब बोलते हैं। अखड़िया जनजाति में से जोकोर कहते हैं। एक बार फिर, उराव में खद्दी, उराव खद्दी, उराव खद्दी, उराव खद्दी। संथाल बा, खड़िया क्या बोले जाते हैं इसको, खड़िया जनजाति में जाकोर, जाकोर, जाकोर।
ये याद रखेंगे। और एक पॉइंट में यहाँ से आपको और याद दिलाता हूँ कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीय को ये मनाया जाता है। कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को ये पर्व मनाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, पुजारी जो होते हैं गांव के छत के ऊपर में ये हर फूल, साल के फूल को रखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, नेक्स्ट को देखिए आपके क्या है, मुंडा भाषा निम्नलिखित किस भाषा परिवार से है? तो मुंडा भाषा ऑस्ट्रियो एसाइटिक परिवार से है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किससे हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक से। भारत के 49वां प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, भारत के उदय उमेश ललित। तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे दोस्तों, उदय उमेश ललित 49वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले कौन थे? एन.वी. रमन्ना के स्थान में ये बने हैं दोस्तों, एन.वी. रमन्ना के स्थान में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलाश सत्यार्थी तथा मलाला यूसुफजई को किस वर्ष आपके शांति में नोबेल दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय आपको बताऊंगा, तो इसमें ये आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लेंगे कि सबसे कम उम्र में नोबेल दिया गया है, तो ये दिया गया मलाला यूसुफ को, क्या नाम है, लेडीज़ में। और आपको अगर जेम्स में पूछ लेंगे तो आप बताएंगे कमेंट करके कि जेम्स में सबसे कम उम्र में किसको दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं नोबेल भारत में किसको किसको मिला, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले, ये भारतीय हैं जिसको नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। और इस पर रमन को दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि आत्मसेन को अर्थशास्त्र में पहली बार मिलने वाला नोबेल 1998 में मिला था। और लास्ट जो है अभिजीत बनर्जी जो हैं, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल दिया गया था दोस्तों। आप ये सब याद रखेंगे, बहुत ही ये फैक्ट बहुत ही है। और एक याद रखेंगे, मदर टेरेसा, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, मदर टेरेसा को शांति में नोबेल 1979 में दिया गया था दोस्तों। और बोल देगा कि सबसे ज़्यादा नोबेल किसको मिला गया है? तो रेड क्रॉस को सबसे ज़्यादा नोबेल मिला गया है दोस्तों। तो इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? ये चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। और इसमें सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन एक पुस्तक लिखे हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट। इसको आप याद रखेंगे, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखे थे, ये दिए थे आइंस्टीन साहब दिए थे। E=mc², ये आप बहुत ही फेमस है। यहाँ से पूछता है कि सी का अर्थ क्या होता है? तब प्रकाश लाइट ऑफ प्रकाश होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे हैरी जेम्स एगो लिखे हैं, ये है, सॉरी दोस्तों, ये प्रकाश का वेग होते हैं। C= हैरी जेम्स अगर पूछे हैं तो ये बताना, हैरी जेम्स लिखे हैं द गोल्डन बाउल। कौन लिखे हैं? द गोल्डन बाउल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और एक क्या बच गया, गेगर जोहान मेंडल जो लिखे थे, ये लिखे थे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लानेट हाइब्रिडाइजेशन। ये लिखे थे गेगर जॉन मेंडल, जब इसने मटर के पौधे को जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का क्या स्थान है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें भारत का स्थान आपके क्या है, इसमें भारत का स्थान पूछे गए हैं 135 हो गए हैं दोस्तों, जो कि 146 स्थान में किए गए थे। 146 देश के मिलाकर किए गए थे। 146वां देश था अफगानिस्तान। आप ये याद रखेंगे। और अगर आपका पहला स्थान पूछ ले तो ये आइसलैंड हो जाएंगे, ये भी आप याद रखेंगे। गीतांजलि श्री उनके किस पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? तो मैंने कल कहा था दोस्तों, ये सेट में आए थे, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की बालू, ये हो गया, ये मिले थे। ये पहले गीतांजलि है जो हिंदी में आपके मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये पहले भारतीय है, इसका नाम से ये मतलब रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड मतलब होता है रेत की समाधि दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा इसमें विकल्प आपको बताना है, सम्मिलित है। देश और राजधानी दिए हैं, तो मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों? ये है काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। फ्रांस की राजधानी बोलेगा तो पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है।
और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है दोस्तों। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, यही आपके क्या है, सम्मिलित है। बाद बाकी सब गलत है, तो आप नोट करेंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा है दोस्तों। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों। पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फिनलैंड की राजधानी क्या है, अंकारा नहीं है, हेलसिंकी है। हेलसिंकी है दोस्तों, हेलसिंकी है। तब ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 में दिया है, देश की मुद्रा डॉलर नहीं है। आपको बताना है किस देश की मुद्रा जो है डॉलर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, वेनेजुएला की मुद्रा बोलिवियर है, ना कि डॉलर है। क्या है, बोलिवियर। क्या है दोस्तों, बोलिवियर है। बोलीवर है, बोलिवियर नहीं, बोलीवर है दोस्तों। जबकि न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, फिजी है। आप ये भी याद रखेंगे, न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, ये फिजी है, फिजी है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये वेनेजुएला की मुद्रा वेलिरा डॉलर है, और न्यूजीलैंड की मुद्रा भी फिजी है। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर आपके डी और ए दोनों नहीं होंगे, आप देख लेंगे, क्योंकि मैंने सारे डिस्कशन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके 48 नंबर देखिए दोस्तों। इसे बताना है, कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। सही कथनों पर विचार करने बोला है। तो ये जो असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाएं लगा हुआ, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाएं लगे हुए हैं, ये आपके सही है दोस्तों, ये आपके सही हैं। और पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल की सीमा, ये भी आपके सही हैं। मिजोरम, बांग्लादेश, मिजोरम, ये भी सही है। मतलब तीनों आपके ये सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा भाषा को संविधान के 8वें सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सा भाषा को नहीं किया गया है, तो ये अंग्रेजी को नहीं किया है दोस्तों। डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, ये सारे किए गए हैं, लेकिन ये नहीं किए गए। 8वें अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितने हैं, तो 22 है दोस्तों। 15वां भाषा बोलेंगे तो सिंध थे। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंध को जोड़ा गया था दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे, आपसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर देखिए, क्या बोला है, अजंता की चित्रकला गुप्त बोला कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। अजंता की चित्रकला गुप्तकाल में बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये भी आपके सही हैं। और समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाती, ये भी सही है। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न थे, ये आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न से दोस्तों, द्वितीय दरबार में, ना कि फर्स्ट दरबार में। तो नवरत्न कौन कौन थे एक बार याद रखेंगे, कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु वेताल भट्ट, घटकपर, वाहर मिहिर और वरुचि जैसे विद्वान इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा विदेशी यात्री भारत आए थे। तो फाहियान जो थे दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आए थे, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताना है रचना और उसके रचनाकार कौन है। तो तुज़क-ए-बाबरी जो लिखे हैं दोस्तों, आपके बताना है, इसमें बाबर लिखे हैं, तुज़क-ए-बाबरी लिखे हैं, ये सही है आपके। तुज़क-ए-बाबरी ये सही है। हुमायूं-नामा किसने लिखे हैं, हुमायूं-नामा आपके गुलबदन बेगम में लिखे हैं। हुमायूं ने नहीं लिखे हैं, गुलबदन बेगम ने लिखे हैं। तारीख़ शेरशाही अब्बास खान सवानी लिखे हैं, अब्बास खान सयानी लिखे हैं दोस्तों। और तबाक़त-ए-अख़बरी जो है ये लिखे हैं, कौन लिखे हैं, निज़ामुद्दीन अहमद। कौन लिखे हैं दोस्तों, निज़ामुद्दीन अहमद। इस तरह से ऑप्शन नंबर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बाबर की रचना तुज़क-ए-बाबरी, बाबर की रचना लिखे हैं हुमायूं-नामा, गुलबदन बेगम, तारीख़ शेरशाही अब्बास खान सरवानी, और तबाक़त-ए-अख़बरी जो है निज़ामुद्दीन अहमद ने इसको लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। 52 में बताना कौन सा कथन सही है। तो क्या बोला है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे दोस्तों, गवर्नर थे। आप जानेंगे, पहले गवर्नर आए, उसके बाद गवर्नर जनरल आए, पहले गवर्नर उसके बाद गवर्नर जनरल। चलिए दोस्तों, तो इसमें 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर देखिए 52 में क्या बोला है, बोला रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके बोला इसमें कौन सा कथन सही है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे दोस्तों। इसमें आपको मैं बता दूं सबसे पहले क्या आया था, पहले गवर्नर होता है, उसके बाद गवर्नर जनरल बना दोस्तों, इसीलिए ये
आपके जो है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपके सही है, ये आपके क्वेश्चन सही है दोस्तों, क्योंकि ये विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। क्योंकि वारेन हेस्टिंग, आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे वारेन हेस्टिंग, और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और 1800 जैसे ही आपके आए 58 के समय में वहाँ पे गवर्नर जनरल को हटा के वायसराय बना दिए गए, और वायसराय एक भारत के राष्ट्रपति के पद के समान होते हैं। इसी वजह से जब भारत आज़ाद हो गए तो फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन आए थे तो वो ना वायसराय कहलाएं, वो क्या कहलाएं, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्योंकि अगर उसको हम वायसराय को फिर से लगा देते तो हमारे राष्ट्रपति का मानहानि होता, इसी वजह से उसको वायसराय ना बोल के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोले। अगर आपके बोल दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन रहे, तो सी राजगोपालाचारी आपको मारेंगे, सी राजगोपालाचारी मारेंगे। ये महात्मा गांधी के समधी जी थे। कौन थे? समधी थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको फैक्ट क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंध थे? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपके सी, ये सही हो जाएंगे। भगत सिंह जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंध में थे दोस्तों। ये जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान है ना, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी। भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, उदय कपूर, इससे ये सारे संबंधित थे। तो बोलेंगे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंध थे। कौन थे दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया था। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी, 1928 में। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 भी कहीं कहीं देता है, ऑप्शन नंबर सी भी देता है। तो आप कन्फर्म हमको बताएंगे दोस्तों क्या होगा। 54 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष आपको बताना है। मूल अधिकार का बोलेंगे तो कौन थे मूल अधिकार? सरदार पटेल थे। कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल, आपको याद होना चाहिए। संचालन बोलेंगे तो राजेंद्र प्रसाद संचालन थे। संघ शक्ति अगर बोलेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ से आ जाएंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मारना है। आप प्रारूप बोलेंगे तो वी.आर. अम्बेडकर साहब थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से ये ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे ये हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम भारत का एक राज्य बना कितना संविधान संशोधन के तहत कहा गया दोस्तों? ये 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा भारत एसोसिएटेड स्टेट में शामिल किया गया था, जबकि 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के 22वें राज्य के तौर पर सिक्किम राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये आप ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। कितना? तो ये 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे ये किया गया था। लेकिन दर्जा अगर बोलेंगे तो 36वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन सिक्किम जो है 35वें संविधान 1974 में भारत के एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 1975 में 76वें संविधान संशोधन के द्वारा 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को पूर्ण दर्जा दे दिए गए थे। तो ऑप्शन में जिस तरह होंगे उस तरह आप लगाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण? तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद भाग 3 में, आपके भाग 3 में जो है अनुच्छेद जो है ये 36 तक चलते हैं। 14 से 18 तक मूल अधिकार है, और आपके जो 23 शोषण बोलेंगे तो 23-24 शोषण है बच्चों के, और आपके अगर बोल देंगे 25 से लेकर 28 तक ये हो जाएंगे आपके धर्म से है। तो धर्म में अनुच्छेद 26 में जो बोले गए हैं, सिखों को कृपान धारण की स्वतंत्र है। अगर ये कृपान धारण करके जाएंगे, अगर बाइक चलाएंगे तो वो अगर हेलमेट नहीं भी पहनेंगे तो उसे कोई चालान नहीं होगी, आप ये भी जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा में किसके दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल जो है आपके पता होना चाहिए। संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल को ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये और 42वां संविधान संशोधन को छोटा क्या बोला जाता है? संविधान को कहा जाता है छोटा संविधान, 22वां संविधान संशोधन को। और 44वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, ये मौलिक
जो अधिकार मौलिक कर्तव्य जो थे उसको हटा के ये आपके 300 का क के अनुच्छेद में इसको रख दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार पर इसको रख दिया गया। याद रखेंगे, सारे को मैंने फैक्ट आपको पास रख दिया है। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बताना है कि कौन सा सिफारिश ये हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए बलवंत राय मेहता जो है त्रिअस्त्र लाए थे 1957 में। 1997 में त्रिअस्त्र लाए थे दोस्तों। इसमें क्या क्या होता है? त्रिस्तर में जिला होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती पंचायतों का गठन होना है। आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अशोक हो जाएंगे 1977 में दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे वो 2 स्तरीय पर था। कितना? 2 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है दोस्तों? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, सॉरी ये तो 59 का आंसर देख लीजिए। ये क्या हो जाएंगे? राष्ट्र आय से। हिंदू वृद्धि दर बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये राष्ट्र आय से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है दोस्तों, तो किसको किसको महारत्न दर्जा प्राप्त है ये आप जान जाइए। 2022 के अनुसार ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी, ना कि महारत्न कंपनी है, ये नवरत्न कंपनी है दोस्तों। इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ऑल इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न दर्जा नहीं है, ये आपके नवरत्न कंपनी है। और आपको पता होना चाहिए वर्तमान में 11 महारत्न है और 13 जो है नवरत्न है। 11 कितने हैं? 11 आपके महारत्न है और आपके 13 हो जाएंगे नवरत्न कंपनी हमारे भारत में। नेक्स्ट देखिए, अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो अटल नवप्रवर्तन मिशन जो आए थे, कब आए थे? अगर आपसे पूछ लेंगे कब आए थे ये, तो ये 2015 में आए थे दोस्तों। अटल नवप्रवर्तन मिशन 2015 में आए थे। नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया था दोस्तों, जिसका उद्देश्य स्कूल, अनुसंधान संस्थान तथा औद्योगिक स्तर पर नवाचार को बढ़ाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1 मिनट, और इसमें सारे क्वेश्चन हैं। 1 मिनट दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर के हैं आपके 62 में देखना है। 62 में देखना है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों, ये आए थे 1987 में। सॉरी, हाँ 1 मिनट, हाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपके देखना है कब आए थे? 1987 में आए थे दोस्तों। ये हो जाएंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आए थे? 1988 में आए थे दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान कब आए थे? सर्व शिक्षा अभियान आए थे कब? आपको पता होना चाहिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आए थे। और एक आए थे साक्षर भारत मिशन, ये कब आए थे दोस्तों? 2009 में आए थे। ये आप याद रखेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वेटलैंड दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ये 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। इसको हम बोलते हैं हिंदी में आर्द्रभूमि दिवस। क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि दिवस। 2022 विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है लोगों और प्राकृतिक के लिए आर्द्रभूमि। लोगों और प्राकृतिक के लिए आर्द्रभूमि, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्ते की सरसराहट के डेसिबल का स्तर मापते हैं? ये हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे? 20 डेसिबल। जो पत्ते जो सरसर आवाज़ होते हैं ये कितने डेसिबल के हैं? तो ये 20 डेसिबल। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है। न्यूनतम कौन सा चट्टान है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपके गोंडवाना जो है आपके। सबसे पहले देखिए कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएंगे आपके, क्या बोला है, निम्नलिखित कौन सा चट्टान प्रणाली भारत का न्यूनतम है? तो न्यूनतम हो जाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हो जाएंगे धारवाड़, पहले हो जाएंगे धारवाड़ दोस्तों, धारवाड़। उसके बाद हो जाएंगे कुडप्पा क्रम के चट्टान, उसके बाद हो जाएंगे विधि क्रम के चट्टान, उसके बाद हो जाएगा गोंडवाना क्रम के चट्टान। अगर आपसे बोले सबसे न्यूनतम है तो गोंडवाना क्रम के चट्टान। नेक्स्ट देखिए, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो आपको पता होना चाहिए 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करती है। किसे करती है? अंडमान और निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों, अंडमान और निकोबार को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा दामोदर नदी सहायक नदी नहीं है?
दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है तो कौन नदी नहीं है दोस्तों, ये हो जाएंगे इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो नदी है वो दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी आपको मैं बता दूं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंद्रावती किसकी सहायक नदी है। ये गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, जो शायद छत्तीसगढ़ में ये है दोस्तों, कन्फर्म मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 99% इंद्रावती छत्तीसगढ़ में बहती है। आप एक बार कन्फर्म हो जाएंगे। मैं बता दूं कि दामोदर नदी कौन सा आपके सहायक नदी हैं। दामोदर नदी के प्राकर हो गए बोकारो, कोनार, जामुनिया, कतरी, ये सारे जो हैं जितने मैंने बताया ये सारे ये दामोदर के सहायक नदी हैं। और इसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का शौक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। और ये कौन सा जनजाति है जो इसे पवित्र मानते हैं, तो कुरमाली जो है, करमाली जनजाति जो है, करमाली इसको दामोदर को पवित्र नदी मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नाला एक संयुक्त परियोजना है, किसके किसके बीच है। ये जो है भाखड़ा नालंग जो है आप याद रखेंगे, ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है, बहुउद्देश्य परियोजना है। इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों को ये लाभ मिलते हैं इस नदी से। इसमें 2 बांध जो है भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है दोस्तों। अब ये सब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें बताना है कौन सा कहाँ पे है। तो कोटा जो है, कोटा नाभिक संयंत्र कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है दोस्तों। कोटा वैसे भी राजस्थान अब सबको ही जानते हैं, कोटा कहाँ है, तो ये राजस्थान में, ये राजस्थान हो जाएंगे। तारापुर अगर आपसे पूछ लेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापारा बोल देंगे तो कहाँ, ये गुजरात में है दोस्तों। और नरोरा कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके 1 का 4 था, मुझे याद था 1 का 4 था, तो 69 का बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है, आपको पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण कब रहता है, जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। पहले सूर्य तो जानते हैं सूर्य है, अब पृथ्वी तो पृथ्वी है, उसके बीच में अगर चंद्रमा घुस जाएंगे तो सूर्य ग्रहण हो जाएंगे। चंद्रमा अगर घुस जाएंगे तो ये सूर्य ग्रहण हो जाएंगे, यानी न्यू मून डे इसको हम बोलते हैं, प्रतिपदा इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, सूची 1 से 2 को मिलाना है। इसमें सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो बाइट इसमें सबसे पहले है दोस्तों, बाइट जो है प्रवाह की दर को मापता है। बाइट किसको मापता है, बाइट देखिए प्रवाह की दर को मापता है। 1 बी का 3 हो गया। क्यूसेक किसको मापता है दोस्तों, क्यूसेक मापता है प्रवाह, सॉरी बाइट नहीं, सॉरी 1 सेकेंड, क्यूसेक मापता है प्रवाह की दर को। अब बाइट मापता है दोस्तों आपके कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर के हैं बाइट। और रिक्टर किसको मापता है, जैसे भूकंप की तीव्रता जो है ये रिक्टर में मापे जाते हैं। और बार दाब होते हैं, ये दाब से एक फार्मूला याद रखेंगे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये बहुत एग्जाम में इसको पूछा गया है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके इस तरह से आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कब पड़ता है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब भार आपको अधिक महसूस होंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश सीधे रेखा से चलता है प्रतीत होती है, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटा होता है। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटा होता है, इसी वजह से इसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं दोस्तों। और ये क्या होते हैं, सीधे रेखा में चलता है, इसी वजह से। नेक्स्ट देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सी परिवर्तन होती है, तो ये होती है क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु क्या होता है, घटता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके पता होना चाहिए 75 के आंसर क्या होंगे। 75 का क्या बोला गया, विद्युत मोटर के विषय में कौन सा कथन सही है। तो विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते विद्युत मोटर। आपके बोल देंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन किसमें होता है दोस्तों, तो दूध को दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भाप उड़ जाना ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। इससे आप ये एक चीज़ याद रखेंगे, जो मिल जाए वो रासायनिक, जो ना मिले वो भौतिक। जो मिल जाए वो रासायनिक और जो ना मिले वो भौतिक। मतलब अगर हम दूध को दही में बदल देंगे तो कभी हम दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये आपके रासायनिक हो गए। अगर आप बर्फ़ से पानी उड़ा दिए तो भौतिक हो गए, फिर उसको हम जमा देंगे तो बर्फ़ हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहा जो मिल जाए सो रासायनिक, जो ना मिले वो भौतिक। ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। तो विद्युत मोटर हो गया दोस्तों,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आप बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को कौन बदलता है, ये बदलता है डायनेमो। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 76 से देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, जॉन गुटेनबर्ग ये किससे संबंधित है, तो ये प्रिंटिंग प्रेस थे दोस्तों, ये प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक किए थे। डब्ल्यू ए रोजेंटन आप जानते हैं एक्स किरणों की खोज जो है यही किए थे। माइकल फेराडे डायनेमो की खोज किए थे दोस्तों, आप जानते हैं ये चीज़। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये टेलीफोन के खोज करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, आपको पता होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। 70 का देखिए दोस्तों कौन सा है, आपको अभी तुरंत बताएं, दूध वाला ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो ना मिले वो रासायनिक। नेक्स्ट देखिए कौन सा सुम्मिलित कीजिए, आपको 78 नंबर देखिए, धातु और उसके गुणधर्म के बारे में बताना है। तो शीशा हो जाएगा, उष्मा का कुचालक होते हैं दोस्तों, ये शीशा उष्मा का कुचालक होते हैं। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, पारा भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी अगर आपसे पूछ लेंगे विद्युत का अच्छा सुचालक है दोस्तों, और सोडियम बोलेंगे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि कौन सा द्रव जो है और धातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो आप ब्रोमीन मारेंगे, वो जो है आपके द्रव अवस्था में रहते हैं, वो भी अधातु होते हुए भी। नेक्स्ट देखिए आपके ग्रेफिन क्या होते हैं, 79 को बताना ग्रेफिन क्या है, तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप जो होते हैं ना उसे ग्रेफिन कहते हैं, आप ये याद रखेंगे। अब देखिए 80 नंबर क्या है, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होते हैं, तो हेलोजन आपके 17वां ग्रुप जो होते हैं ना वो हेलोजन में आते हैं। 17वां ग्रुप क्या आते हैं, हेलोजन में आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील ये फ्लोरीन होते हैं हेलोजन में दोस्तों, फ्लोरीन सबसे आपके ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस एक विस्फोट की तरफ प्रयोग किया जाता है, विस्फोट की तरफ प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी विस्फोटक तत्व है, आप याद रखेंगे नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट देखिए सूची ए 1 2 में मिलाना है कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो जो पोटेशियम ब्रोमाइड है दोस्तों ये हो जाएंगे आपके, पोटेशियम ब्रोमाइड है, कूट 1 और 2 में मिलाना है। तो जो सफ़ेद ठोस होते हैं ना उर्वरक के रूप में पोटेशियम, ये जो पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद के रूप में होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में होते हैं दोस्तों। तो पोटेशियम नाइट्रेट आपके हो जाएंगे बारूद के रूप में, यानी ये हो जाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में। और पोटेशियम सल्फेट जो होते हैं ना ये उर्वरक के रूप में होते हैं दोस्तों। और पोटेशियम नाइट्रेट जो होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट ये हो गया बारूद। और दूसरा क्या है, मोनो पोटेशियम ट्राइट्रेट का संबंध जो बेकरी से है दोस्तों, ये बेकरी से है। और एक क्या बच गए, फोटोब्रोमाइड, ये फोटोग्राफी के रूप में लेते हैं। आप बताएंगे कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। उस तकनीकी का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का डीएनए में बदला जा सकता है, डीएनए में बदला जाता है, जीनोम एडिटिंग उसको कहते हैं दोस्तों, जीनोम एडिटिंग। पादप कोशिका जंतु कोशिका किस प्रकार से भिन्न होती है, क्योंकि पादप कोशिका जंतु कोशिका से अभी किस तरह से भिन्न होती है, तो ये जो है कोशिका होते हैं बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके 84 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ये कोशिका, ये पादप में ही रहते हैं कोशिका भित्ति। मतलब कोशिका भित्ति जब देखेंगे पेड़ उड़ में जो छाल रहते हैं ना बाहर में, उसी को कोशिका भित्ति होते हैं, ये मृत होते हैं। क्या होते हैं, मृत होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुम्मिलित नहीं है, कौन सा सुम्मिलित नहीं है, 85 का देखते हैं कौन सुम्मिलित नहीं है। तो ये जो एजोबैक्टर जीव कीटनाशक ये सुम्मिलित आपके ये नहीं है। बायो-9 सरसों ये सही है, क्रायोसोपा ये भी सही है, नीलहरण सवाल जरूर ये भी सही है, लेकिन एजोबैक्टर जैव कीटनाशक नहीं है। आपके एजोबैक्टर एक प्रकार क्या है, जीवाणु है, आप याद रखेंगे ये क्या है, ये जीवाणु है। एजोबैक्टर क्या एक प्रकार का जीवाणु है। नेक्स्ट देखिए 86 का देखिए दोस्तों, दक्षरा शकरा जो है ये ग्लूकोज है, क्या है ये ग्लूकोज है दोस्तों, ये ग्लूकोज है। फल में जो बोलेंगे तो फ से फल, फ से फ्रुक्टोज, आप याद रखेंगे। फल जो है आपको हो जाएंगे फ्रुक्टोज, दूध आपके हो जाएंगे लैक्टोज, दूध क्या हो जाएंगे लैक्टोज हो जाएंगे दोस्तों। और चीनी अगर आपसे बोल देंगे तो क्या है सुक्रोज है, चीनी सुक्रोज है। स्टीवा क्या है दोस्तों, प्राकृतिक स्वीटेनर है, ये हो जाएंगे 3। ऑप्शन नंबर देखिए नेक्स्ट, निम्न रक्त वर्ग सारदाता कौन होते हैं, तो 87 का ऑप्शन हो जाएंगे ओ हो जाएंगे। अगर आपसे यहाँ फंसाने का रहेंगे दोस्तों तो आपके ओ दे देंगे, ओ माइनस दे देंगे, ओ प्लस दे देंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आप याद रखेंगे हमेशा ओ माइनस। क्या ओ माइनस, ये रेलवे ने इसको एनटीपीसी
आपके पूछे थे स्टेशन मास्टर के मेंस में, जब मैं दिया था एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन थे कि रक्त वर्ग के स्वाध्यता कौन होते हैं, तो O- ये होते हैं, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये एनटीपीसी के सवाल बहुत अच्छे हैं फंसाने के लिए। आपके सिर्फ बच्चे O सिर्फ याद रखते हैं, लेकिन आपको O- याद रखना है। 88 का देखिए दोस्तों क्या है, आयोडीन युक्त नामक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या होते हैं, यह होते हैं थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। कौन करता है? थायराइड ग्रंथि का ये नियंत्रण करता है। सूची 1 और 2 को मिलाना है दोस्तों। 89 का देखिए, हफीम जो है, हफीम क्या होते हैं? हफीम ये जो है फल, हफीम फल, और हींग जो होते हैं जड़, हींग जो होते हैं जड़, और रबड़ जो होते हैं ये तना, ये रबड़ जो होते हैं ये तना, और कुनैन जो होते हैं ये छाल। ये कुनैन जो है ये मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है कुनैन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 देखिए, इस पर आपको बताना है कौन सा क्या इसके में ई किया जाता है। तो आर्सेनिक 74 ये होता है ट्यूमर का पहचान के लिए, जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं इस सब के पहचान के लिए आर्सेनिक 74 होते हैं, तो ये हो जाएंगे ट्यूमर की पहचान के लिए। कोबाल्ट 60 जो होते हैं कैंसर जो होते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के लिए। आयोडीन 131 आपसे बोल देंगे तो थायराइड का पता लगाने के लिए, और सोडियम 24 बोलेंगे तो रक्त व्युत्क्रम का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके ये 1-2 मैथ दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए सेशन क्या है, आपके कंप्यूटर के सेशन है। नेक्स्ट में उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि रूप से प्रयोग होते हैं, ये किस पीढ़ी में आए थे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किस पीढ़ी में आए थे, आपको बताएंगे। बताइए आप किस पीढ़ी में इसका आंसर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सर, आप लोग बताएंगे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके सी, ये 5वीं पीढ़ी में किए गए थे। यूनिवैक का विस्तार रूप बताइए। आपके यूनिवैक का फुल फॉर्म बोले हैं, ये होते हैं आपके क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होते हैं? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू कितने भाग होते हैं दोस्तों? सीपीयू के 3 भाग होते हैं, आपको कल ही मैं डिस्कस किया था। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं आपके एलयू, क्या होते हैं? एएलयू होते हैं। दूसरा होते हैं सीयू होते हैं, और तीसरा होते हैं एमयू या मैग्नेटिक ये होते हैं एमयू, सॉरी मैग्नेटिक ने मेमोरी यूनिट। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू आपके हो गए, और एक हुए एमयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जितने भी टर लगा रहेंगे सारे आउटपुट होते हैं, लेकिन इनपुट अगर बोल देंगे वेब कैम, ये क्या है? आपके इनपुट डिवाइस का प्रयोग है। क्या है? वेब कैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब कैम जो होते हैं दोस्तों ये क्या है? वीडियो इमेज खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे, जो वीडियो इमेज जो होते हैं ना खींचने के लिए, वे उसी को कहते हैं वेब कैम। नेक्स्ट देखिए, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं इंसर्ट का। किसका? इंसर्ट का। नेक्स्ट देखिए, परिचालन तंत्र द्वारा कौन सा संसाधन सुरक्षित किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, इनपुट आउटपुट स्मृति यानी मेमोरी, सीपीयू, सारे आंसर हो जाएंगे। डिस्क की प्रमुख डायरेक्टरी का क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रूट। क्या कहा जाता है दोस्तों? रूट। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? ये कहा जाता है यूनिक्स जो है आमतौर पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया जाता है। मल्टी यूजर। इनमें कौन से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं है? तो डेस्कटॉप जो होते हैं दोस्तों, ये डेस्कटॉप जो होता है ये एक पर्सनल कंप्यूटर, ये सही है। क्या बोले गए? कंप्यूटर का वर्णन नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है दोस्तों? तो डेस्कटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है, होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं प्रस्तुत करते हैं। इसमें आगे देखते हैं क्या इसमें और दिए हुए हैं, तब पता चलेगा इसका क्या आंसर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं, डेस्कटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल, यही आपके गलत हो जाएंगे। डेस्कटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल नहीं है। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है किस पर दोस्तों? मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं हम सीपीयू प्रोसेसिंग कोड। क्या होते हैं इसको? सीपीयू प्रोसेसिंग कोड। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? तो जावा का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? ये किया था सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जावा का आविष्कार किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? आपको पता होना चाहिए, ये होते हैं 1048,576 बाइट होते हैं। क्या होते हैं? ये ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक आईपी क्या होते हैं? अब जब नेट पढ़ेंगे उस पर, इंटरनेट पढ़ेंगे उस पर पता होता है। आईपी जो होते हैं ये सभी क्या हो जाएंगे? नेटवर्क के प्रत्येक नोड एक विशिष्ट पहचान होती है। एक
जो होते हैं 32 बिट का एक पुट होते हैं और 4 अष्टक होते हैं, ये होते हैं आपके आईपी का पता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? ये स्पैम जो है, ये समूह मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, ये सब सारे क्या ईमेल का, इसको ईमेल है, सॉरी ईमेल, स्पैम ईमेल है। स्पैम क्या है? ईमेल से संबंधित है, लेकिन ये सारे अलग हैं, ये सारे दोस्तों अलग हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या है? तो दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली ने की थी। ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएंगे। इंटरनेट संबंधित शब्द होस्ट का क्या तात्पर्य है दोस्तों? होस्ट का क्या तात्पर्य आप देखेंगे तो होस्ट का तात्पर्य है दोस्तों कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा रहता है उसे होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेज वेब्यू मोड में जो होते हैं ये क्या होते हैं? अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार का प्रयोग करते हैं? इसमें करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में सेल की पहचान कैसी होती है? तो एक्सेल में सेल की पहचान दोस्तों ये आपके किससे हो जाएगी? आपके जो नाम से होती है, ये नाम से होती है। नेक्स्ट देखिए, इंडिज गुण और संबंध से संबंधित है, ये क्वेश्चन डेटा का तार्किक अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये सेट कंप्लीट हो गए। आप झारखंड योद्धा जो नहीं देखें उसको कृपया देखें और ये सेट को आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो जोहार दोस्तों, मिलते हैं रात में उड़ान का सेट लेके। जोहार।